हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम लेकर आए हैं हमारा क्लास 6 का लास्ट चैप्टर 11 जिसका नाम है हमारी चारों ओर वायु। अध्याय 6 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक की पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 3 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहुत ही हुई वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उखाड़ ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? क्रियाकलाप 1 में बताया गया है अपनी एक फिरकी बनाना। जिस तरह चित्र में दर्शाया गया है, क्या आपने वाच सूचक को घूमते हुए देखा है? यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? अपनी मुट्ठी बंद करें। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। कांच की एक खुली हुई बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोएं। बोतल को ध्यान से देखें। क्या पानी की बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं। यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि वायु की निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती और वायु निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? वायु किससे बनी है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके समझते हैं। जलवाष्प। हमने यह पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं, उन्हें जला दें। इसमें एक मोमबत्ती पर कांच का गिलास उल्टा रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? आप देखेंगे कि मोमबत्ती गिलास से ढकी थी, कुछ देर बाद बुझ गई, जबकि दूसरी मोमबत्ती जल रही है। इसका क्या कारण है? ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ गई क्योंकि वायु का घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने में कुछ देर से बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है ऑक्सीजन कहलाता है। नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष
रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा था तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण हुई है, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। धूल तथा धुआं, ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इसका कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते पक्षियों के लिए बिल्कुल नजदीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप 4, धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि ढालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखें, जैसा चित्र में दिखाया गया है। सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं। ये कण क्या हैं? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छन कर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होती हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके विभाग ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो इससे धूल के हानिकारक कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैस का मिश्रण है। यद्यपि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? जैसा कि क्रियाकलाप 5 में दर्शाया गया है, पानी को उबलने के लिए रखा है एक सतह पर। सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 5-6 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्रियाकलाप 6 में बताया है कि एक बीकर या कांच की गिलास में सूखी मिट्टी का ढेर लें, इसमें पानी डालें, अवलोकन कीजिए क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में भी वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय ही जमीन पर बाहर आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है?
वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। अध्याय 7 में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता की है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हम अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीच फूलों के परागण को इधर उधर फैलाने में सहायक करती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह हमने इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स पढ़े। वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी उपस्थित हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस तरह हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और इसी चैप्टर के साथ हमारी ये क्लास 6 की सीरीज़ भी फिनिश होती है। हमने सारे चैप्टरों को रीड किया है, एक एक चैप्टर का डिटेल में विवरण पढ़ा है। इस तरह हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम नई क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। टाटा, बाय बाय।